कामिनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, खूब सज धज कर। सामने उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखाई दिया। उसे लगा कि वह उसकी ओर चला आ रहा है, पर यह क्या? वह उसके बगल में खड़ी लड़की के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। कामिनी सोचने लगी, अब मेरी जवानी ढलने लगी है। शायद इसीलिए लड़के तो दूर, अधेड़ भी मेरे पास आने से कतराने लगे हैं। आज भी मैं कुछ कमा नहीं पाई। अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी? यही हाल रहा तो एक दिन वे मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेंगी। इसके बाद कामनी पुरानी यादों में खो गई। कामनी के माता पिता गरीब थे। उसकी माँ लोगों के बर्तन साफ करके घर का खर्चा चलाती थी। माता पिता ने कामनी को अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में भर्ती किया। उनका सपना था कि कामनी भी खूब पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद कामनी घर आने के लिए ऑटो रिक्शे का इंतज़ार करने लगी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उस कार में एक अधेड़ आदमी बाहर आया। वह कामनी से बोला, बेटी, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे घर जाना है। मैं ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही हूँ। बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी बोला, देवनगर। कामनी बोली, मुझे भी देवनगर जाना है। हमारे साथ कार में बैठ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर कामनी उसकी कार में बैठ गई। कार में दो और आदमी भी बैठे थे। कार को दूसरी तरफ अनजानी जगह पर जाते देख कामनी हैरानी से बोली, अंकल, आप कह रहे थे कि आपको देवनगर जाना है, पर आप तो... बेटी, मुझे ज़रूरी काम याद आ गया। मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें ये लोग तुम्हारे घर छोड़ देंगे। कामनी की बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी बोला। कार आगे दौड़ने लगी। कार को दूसरी दिशा में जाते देख कामनी बोली, अंकल, यह तो देवनगर जाने का रास्ता नहीं है। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटी, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। उससे पहले हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं है। हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन हमने तुम्हें अपनी सहेली से कहते सुना था कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिला देंगे। तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकोगी। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी तो सोचो कि वे कितने खुश होंगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा। तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। कामनी की आंखों में हीरोइन बनने का सपना तैरने लगा। वह ख्वाब देखने लगी कि उसे बड़े बैनर की फिल्म मिल गई है। पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न की खबरिया चैनलों में उसके नाम की चर्चा हो रही है। समाज में उसके माता पिता की इज्जत बढ़ गई है। उसके पुराने मकान की जगह पर अब आलीशान कोठी है। सब उसी में रह रहे हैं। बेटी, क्या सोच रही हो? उस आदमी के सवाल ने कामनी का ध्यान भंग किया। अंकल, मैं फिल्म में हीरोइन बनने को तैयार हूँ, कामनी ने कहा। 2 से 3 घंटे के सफ़र के बाद वह कार शहर से दूर एक इलाके में पहुंच गई। कामनी को इस जगह के बारे में पता नहीं था। कार से उतरकर वे दोनों आदमी कामनी को लेकर एक मकान में गए। दरवाजे पर खटखट करने पर एक मोटी औरत बाहर आई। वहाँ आसपास खड़ी लड़कियाँ उसे दीदी कहकर पुकार रही थी। उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नाई की बेटी। तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना है। उसके बाद
हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे, एक आदमी ने कहा, और वे दोनों वहां से चले गए। दीदी ने कामनी के रहने का इंतजाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहां सुख सुविधाएं तो सभी थी, पर कामनी को वहां का माहौल घुटन भरा लगा। 3 दिन के बाद दीदी कामनी से बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। वे जो भी कहें सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई। उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर कामनी उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफ़र के बाद वह एक आलीशान कोठी में पहुंच गई। वहां वे आदमी उसे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था। उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। कामनी को उस कमरे में छोड़ वे दोनों आदमी बाहर निकले। जाते समय उनमें से एक ने कामनी से कहा, ये सेठ जी ही तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाले हैं। सेठ जी ने कामनी को कुर्सी पर बिठाया। इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए वे कामनी से कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास कामनी को पीने को दिया। शरबत पीने के बाद कामनी पर बेहोशी छा गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। वह दर्द से करहा रही थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं तुम सबको देख लूंगी। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। कामनी चिल्लाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी। लो देख लो अपनी फिल्म। कहकर सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डाल उसे दिखा दी। सीडी को देखकर कामनी सन्न रह गई। उस फिल्म में सेठ जी उसकी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारे दुनिया में पहुंचा देंगे। कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। कामनी को इस घटना से सदमा पहुंच गया। वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वे दोनों आदमी कामनी को कार में बिठाकर दीदी के पास ले गए। कामनी गुमसुम रहने लगी। वह न कुछ खाती थी न किसी से बातें करती थी। एक दिन दीदी कामनी के कमरे में आकर बोली, देखो, यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती। वह कुछ दिनों तक तेरी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो एक बार पहुंच गई वह जाकर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने कामनी को कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह कामनी को इधर उधर भेजने लगी। एक दिन दीदी ने कामनी से कहा, तुझे इधर उधर जाते हुए काफ़ी समय हो गया। अब मैं तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम मतलब? कामनी चौंकते हुए बोली, मतलब यह कि अब तुझे किसी सेठ के पास नहीं जाना है। तुझे यहीं दुकान में रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। किस दुकान में? यहीं। लेकिन यह तो मकान है। दुकान कहाँ है? यही मकान तुम्हारे धंधे की दुकान है। जैसे शोरूम में अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े सजा कर रखते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधे कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाई नज़रों से देखना है। दीदी के समझाने पर कामनी सोचने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इस शोरूम की चीज़ें हैं। शोरूम में रखी चीज़ों को ग्राहक देखकर पसंद करता है।
खरीदने के बाद वे चीज़ें उसी की हो जाती है। ग्राहक उस चीज़ की इज्जत करता है। हम जिस्म के सौदे की वे चीज़ें हैं जिन्हें ग्राहक कुछ देर के लिए खरीद कर मज़ा लेकर चला जाता है। वासना के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी के लिए धड़के, वह एक हो, हम हम पर मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज के रिश्तों की डोर में बंधे पिंजड़े में बंद पंछी की तरह कामनी का मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन कामनी ने सोच लिया कि वह इस दुनिया से बाहर आकर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में उसकी जान चली जाएगी। जिस्म के शोरूम की चीज़ बने रहने से अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। अगर वह बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाएगी। कामनी ने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से उसने दीदी पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि कामनी ने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर कामनी वहाँ से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों के बाद कामनी को देखकर उसके भाई खुश हो गए। उन्होंने कामनी को बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विनोद और सोहन के साथ रहने लगी। भाइयों को दुख न पहुँचे, यह सोचकर उसने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। कामनी का भाई विनोद एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक रविंद्र नौजवान था। एक दिन वह विनोद के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर आया। विनोद ने उससे कामनी का परिचय कराया। उसे कामनी पसंद आ गई। धीरे धीरे रविंद्र और कामनी के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। रविंद्र और कामनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद कामनी रविंद्र के साथ शहर में किराए के मकान में रहने लगी। एक दिन रविंद्र की कंपनी में बैठक चल रही थी। रविंद्र को याद आया कि उसकी ज़रूरी फाइल तो घर पर ही रह गई है। रविंद्र ने सुपरवाइज़र प्रदीप को वह फाइल लेने अपने घर भेज दिया। रविंद्र के घर पहुंचकर प्रदीप ने दरवाजे पर खटखट की। थोड़ी देर बाद कामनी बाहर आ गई। कामनी, तू यहाँ? तूने मुझे पहचाना? कामनी को देखकर प्रदीप बोला। नहीं तो, कामनी बोली। वहाँ मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ साहब किराए पर लाए हैं? प्रदीप की बात सुनकर कामनी चुप रही। प्रदीप कामनी को बाहों में भरने लगा। वह उसे चूमने की कोशिश करने लगा। परे हट जाओ मेरे सामने से, कामनी चिल्लाई। जानम, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तू और मैं ही तो हैं। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ, कामनी चिल्लाई। तमीज़ से? प्रदीप हंसकर बोला। मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्रदीप बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा। जाते जाते प्रदीप कामनी से बोला। अब प्रदीप रविंद्र की गैर हाजिरी में समय समय पर कामनी से मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रविंद्र अपने घर समय से पहले आ गया। उसने प्रदीप और कामनी को एक साथ देख लिया। उसने प्रदीप और कामनी को बुरी तरह डांटा। उसने प्रदीप को नौकरी से हटाने की धमकी दी। प्रदीप ने रविंद्र को कामनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंद्र ने कामनी का साथ छोड़ दिया।
कामनी के बारे में जब उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। कामनी के पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। कामनी आज भी कुछ कमाया या नहीं? दीदी की बात सुनकर कामनी यादों से बाहर आ गई। औरत का चरित्र एक सफ़ेद कपड़े की तरह होता है। एक बार दाग लग गया तो इतनी आसानी से नहीं मिटता, नहीं छूटता है। हर किसी की नज़रों से गिर जाती है वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसकी मजबूरी ही क्यों न हो, हर कोई उसे गलत ही समझता है। दोस्तों, इसलिए कैसी ही मजबूरी क्यों न हो, कभी भी अपने लिए गलत रास्ते पर न जाएं। सोच विचार कर ही सही और अच्छे लोगों के संपर्क में आएं। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और किसी के बहकावे में अनजाने लोगों के साथ सफ़र ना करें। किसी के साथ बिना ही जान पहचान के ना बैठे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।